नमस्कार सभी बच्चों का अपनी इस यूट्यूब क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वैराग्य क्लासेज और हम 9th क्लास साइंस में सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं। सिर्फ अंतिम जो 12वें नंबर का चैप्टर है खाद्य संसाधनों में सुधार वो बाकी रहा है, उसको आज अपन पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले चलते हैं अपन खाद्य संसाधनों में सुधार की बात करते हैं। खाद्य संसाधनों में सुधार, जो भी अपन खाद्य वस्तुओं के रूप में जो वस्तुएं या पदार्थ अपनाते हैं उनमें उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में किस तरह सुधार किया जाए, है ना, जिससे क्या एक स्वस्थ मानव जीवन प्राप्त हो सके। इसके लिए अपन इन संसाधनों में सुधार करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हरित क्रांति, है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या होता है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए उच्च उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, सिंचाई तथा आधुनिक कृषि तकनीकों के उपयोग को हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, हरित क्रांति में क्या होता है? अधिक उपज देने वाले जो बीज होते हैं ना, तो अधिक उपज वाले बीज, है ना, रासायनिक उर्वरकों और जो केमिकल होता है जो खेतों में छिड़काव करते हैं, जो खाद बीज देते हैं, ठीक है, यानी जो खाद देते हैं वो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक जो अपन स्प्रे करते हैं, है ना, सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों, जो भी अपन कृषि उपकरण उपयोग में लेते हैं खेती के लिए, वो सभी कृषि तकनीकों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इन सभी को अपन हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है, यानी कृषि करने के लिए जो भी अपन मेथड अपनाते हैं, है ना, वो नवीन और अधिक अपने उपयोगी हो, उसको अपन हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति की मुख्य विशेषता ये है उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग, है ना, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग, सिंचाई सुविधाओं का विकास। ठीक है, ये इनकी मुख्य विशेषताएं हो गई। फिर बात करते हैं इनके क्या लाभ है। देखिए, हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है, गेहूं एवं चावल की उपज बढ़ी है, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, देश खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। ठीक है, ये इसके लाभ है हरित क्रांति के। और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, ये भारत के है, ये हरित क्रांति के भारत के। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन श्वेत क्रांति। क्या होती है? व्हाइट रिवॉल्यूशन। दूध के उत्पादन में वृद्धि करने तथा दूध व्यवसाय को विकसित करने के लिए चलाए गए कार्यक्रम को श्वेत क्रांति कहते हैं। ठीक है, हाँ, दूध उत्पादन में वृद्धि तथा दूध व्यवसाय को विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम चलाया जाता है उसे श्वेत क्रांति कहते हैं। श्वेत क्रांति के मुख्य उद्देश्य है दूध उत्पादन बढ़ाना, दूध उत्पादों की उपलब्धता बढ़ाना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना, है ना। फिर बात करते हैं इससे क्या लाभ है अपने देश को, तो वो है भारत विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ा है, ठीक है, अपने श्वेत क्रांति से, और किसानों की आय में वृद्धि हुई है। श्वेत क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ठीक है, अपन ने हरित क्रांति और श्वेत क्रांति पढ़ ली, किसे कहते हैं ये पढ़ लिया, इसकी मुख्य विशेषता ही पढ़ ली, इनके लाभ पढ़ लिए, और इनके जो जनक है जिन्होंने हरित क्रांति को अपने देश विदेश में फैलाया, है ना, जिनको ये श्रेय जाता है, जिनकी ये पॉलिसी रही, है ना, वो अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फसल, क्रॉप। क्या होता है फसल? जब किसी खेत में एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे अपन फसल कहते हैं। यानी जो खेत होता है उसमें एक ही किस्म के पौधों को उगाया जाता है, उसे अपन फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, मक्का की फसल हो गई, चना की फसल हो गई। फिर बात करते हैं अपन फसलों के प्रकार की। फसलें कितने टाइप की होती है? ठीक है, तो मुख्यतः फसलें 2 प्रकार की होती है, लेकिन इन दोनों फसलों के बीच में एक फसल और ऐड कर दी जाती है, उसे अपन कहते हैं जायद की फसल। ठीक है, लेकिन मुख्यतः 2 ही होती है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। क्या होती है खरीफ की फसल? जो फसलें वर्षा ऋतु में उगाई जाती है तथा शरद ऋतु में काटी जाती है उन्हें अपन खरीफ की फसलें कहते हैं। इनके बोने का समय जून जुलाई होता है, कटाई का समय सितंबर अक्टूबर होता है। ठीक है, इसे अपन खरीफ की फसलें कहते हैं। जैसे धान हो गया, मूंगफली हो गई, मक्का हो गया, कपास हो गया, सोयाबीन, ये सभी खरीफ की फसलें। फिर अपन बात करते हैं रबी की फसलों की। क्या होती है रबी की फसलें? जो फसलें शीत ऋतु में बोई जाती है तथा वसंत ऋतु में काट ली जाती है उन्हें अपन रबी की फसलें कहते हैं। जैसे इनके बोने का समय अक्टूबर और नवंबर होता है और कटाई का समय मार्च अप्रैल होता है। ठीक है, गर्मी आने से पहले इन फसलों को काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये रबी की फसलें हो गई। गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, सरसों, यानी शीत ऋतु में बोई जाती है ये फसलें, शीत ऋतु वाली फसलें होती है, इन्हें अपन रबी की फसलें कहते हैं। फिर बात करते हैं इन फसलों में अंतर की। रबी की एवं खरीफ की फसलों में मुख्य अंतर क्या है? तो खरीफ की फसलों को अपन वर्षा ऋतु में बोते हैं, जबकि रबी की फसल को अपन शीत ऋतु में बोते हैं। ठीक है, और खरीफ की फसलें उनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है और रबी की फसलें होती हैं उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। जैसे धान हो गया खरीफ की फसलों में, मक्का, कपास, इनको अधिक पानी की
आवश्यकता होती है, इसलिए ये वर्षा ऋतु में उगाई जाती है। लेकिन इधर देखिए, जो शीत ऋतु में बोई जाती है वो गेहूँ, चना, सरसों, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे शीत ऋतु में बोलते हैं। ठीक है, अपन अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों की, है ना। देखिए, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि के लिए विकसित की गई थी। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए विकसित की थी। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। और अपने जो खरीफ की फसलें वो धान, मक्का, कपास, ये सभी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, और रबी की फसलों में गेहूं, चना और सरसों आता है। अब इनसे क्या निष्कर्ष निकला वो पढ़ लेते हैं। हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की है। ठीक है, ये और श्वेत क्रांति ने दूध उत्पादन में वृद्धि की है। ठीक है, और इसके बाद फसल किसी खेत में उगाए गए एक ही प्रकार के या एक ही किस्म के पौधों को अपन फसल कहते हैं। फसल दो टाइप की होती है, खरीफ की और रबी की, ये अपन ने अच्छे से पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फसल की उन्नति के 3 मुख्य चरण। कौन कौन से चरण है ना। फसल की उन्नति यानी फसल में किस प्रकार सुधार किया जाए, फसल को और अच्छा से अच्छे कैसे संरक्षित किया जाए, या उसका किस तरीके से अच्छा उत्पादन किया जाए, वही फसल की उन्नति है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 1 नंबर में बात कर लेते हैं, है ना, फसल की किस्म में सुधार। अच्छा, अब अगर फसल अच्छी होगी, अच्छी किस्म की होगी, तो उत्पादन भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक नई एवं उन्नत किस्मों का विकास करते हैं, नई और उन्नत किस्में। ठीक है, इन किस्मों में अधिक उत्पादन देने वाले रोगों एवं कीटों से लड़ने तथा प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की जो क्षमता होती है ना, इस कारण इन फसलों को अपन फसल की किस्म में सुधार के लिए बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, मतलब अच्छी किस्म का पौधा होगा तो अच्छा मतलब उत्पादन होगा। ठीक है, अच्छी किस्म में सुधार, इसके क्या उद्देश्य है। अधिक उत्पादन प्राप्त करना, रोग एवं कीट प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, सूखा एवं बाढ़ सहनशील किस्में विकसित करना, अच्छी गुणवत्ता वाली फसल प्राप्त करना, ये सभी इसके उद्देश्य है अच्छी किस्म के, है ना। फिर जैसे उन्नत गेहूं की किस्म, उन्नत धान की किस्म। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन फसल उन्नति में फसल उत्पादन प्रबंधन। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए खेत में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग एवं प्रबंधन करना फसल उत्पादन प्रबंधन कहलाता है। फसल उत्पादन प्रबंधन में क्या होता है कि कौन सी फसल को किस तरीके से बोया जाता है, या उसमें कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं, उसे किस ऋतु में बोया जाता है ना, उसको कैसे काटा जाता है, ये सारी जो प्रोसेस होती है फसल उगाने से लेकर फसल कटाई और उसके भंडारण तक की, ये सभी फसल प्रबंधन में आती है। ठीक है, फिर बात करते हैं फसल संरक्षण प्रबंधन, है ना। अगर फसल उगा ली अपन ने, है ना, प्रबंधन भी अच्छा कर लिया, फसल बड़ी भी हो गई, लेकिन उसमें रोग, कीट और खरपतवार हो गए, तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है और फसल को कैसे अच्छे से अच्छा बनाया जा सकता है, वो सभी फसल संरक्षण प्रबंधन में आता है। ठीक है, इसके लिए अपन कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं और इसका उचित भंडारण करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अपन ने फसल उन्नति के 3 चरण पढ़ लिए। ठीक है, फसल की किस्म में सुधार पढ़ लिया, फसल उत्पादन प्रबंधन पढ़ लिया, फसल संरक्षण प्रबंधन, ये तीनों चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, इसमें इनकी परिभाषा पढ़ ली, इनका उद्देश्य पढ़ लिया और इनके एग्जाम्पल पढ़ लिए। ठीक है, ये सभी फसल की उन्नति के 3 मुख्य चरण हैं। ठीक है, मैं आपको जिसको जूम आउट कर देता हूँ। ठीक है, आप इन चीज़ों को अच्छे से लिख लेना, समझ लेना। ठीक है, ये सभी फसल उन्नति के चरण है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे फसल उत्पादन में सुधार के लिए, है ना, किस प्रकार फसल का अच्छे से अच्छा उत्पादन किया जा सकता है। तो उनमें क्या करते हैं, पोषक प्रबंधन, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, है ना। तो इसके लिए क्या होता है, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना पोषक प्रबंधन कहलाता है। इसमें जैसे खाद हो गया, उर्वरक हो गया, ये सभी अपन क्या करते हैं, पौधों की जड़ों में छिड़काव करते हैं। ठीक है, इससे लाभ क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पौधों की वृद्धि होती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं अपन सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई प्रबंधन में क्या होता है, फसलों को समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी उपलब्ध कराना सिंचाई कहलाता है। और इसके साधन है कुआं, नलकूप, नहर, स्प्रिंकलर सिंचाई, ड्रिप सिंचाई, ये सभी सिंचाई के साधन है। फिर बात करते हैं अपन इसके लाभ की। तो इससे क्या होता है, पौधों को पर्याप्त नमी मिलती है ना, और सूखे से फसल की रक्षा होती है और उत्पादन बढ़ता है। फिर बात करते हैं तीसरा है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार में क्या होता है, जो अवांछित पौधे उग जाते हैं खेत में, जो बिना काम के होते हैं और वो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें अपन अवांछित पौधे कहते हैं। और इनके नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई खरपतवार नाशकों का प्रयोग करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, जो पोषक तत्व वो प्राप्त करते हैं, वो जो अपने पौधे लेते हैं, तो उनसे क्या होता है, जो
पोषक तत्व होते हैं वो बच जाते हैं और अपने पौधे काम में ले लेते हैं, फसल का विकास होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं अपन फसल संरक्षण की। फसल संरक्षण में क्या होता है, फसल को कीटों, रोगों तथा अन्य हानिकारक जीवों से बचाने की जो प्रक्रिया होती है वो फसल संरक्षण कहलाती है। यानी फसल को बचाना ही फसल संरक्षण है। ये किन से बचाना, कि जो कीटनाशक होते हैं इनका प्रयोग करके फसल को बचाया जा सकता है, रोगनाशकों का प्रयोग करके, जैविक नियंत्रण करके। ठीक है, तो इनसे क्या होता है, फसल सुरक्षित रहती है और उत्पादन एवं गुणवत्ता में वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं अपन भंडारण की, है ना। कटाई के बाद अनाज को सुरक्षित रखने की जो प्रक्रिया होती है वो भंडारण कहलाती है। भंडारण के लिए सावधानियां, अनाज को अच्छी तरह सुखाना चाहिए, नमी से बचाना चाहिए, कीटों एवं चूहों से रक्षा करना, है ना। इससे क्या होता है, अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है और गुणवत्ता बनी रहती है। ठीक है, ये सभी क्या थे, फसल उत्पादन में प्रबंधन। और इससे पहले अपन पढ़े थे फसल की किस्म में सुधार, है ना। ये क्या थे, उसकी फसल की उन्नति थी। ठीक है, अब ये क्या है, पोषक प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, फसल संरक्षण, भंडारण, ये क्या है, फसल उत्पादन में सुधार की गतिविधियां हैं। ठीक है, किस प्रकार फसल को अच्छी तरह से बनाया जा सकता है, फसल अच्छी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, फिर अपन बात कर लेते हैं इनसे महत्वपूर्ण तथ्य और निष्कर्ष। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्यों में क्या होता है, फसल की उन्नति के 3 मुख्य चरण है, फसल की किस्म में सुधार, उत्पादन प्रबंधन, फसल संरक्षण, ये सभी उसकी उन्नति के मुख्य चरण है। फिर इसमें क्या आता है, उत्पादन में सुधार, यानी उत्पादन कैसे सुधार, उसके पोषक प्रबंधन में सुधार करके, सिंचाई प्रबंधन करके, नियंत्रण करके, खरपतवार नियंत्रण करके, फसल संरक्षण करके, भंडारण करके उसके उत्पादन में और उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं खाद के बारे में। खाद में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो खाद में होता है पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करने तथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त पदार्थ को खाद कहता है। यानी जो जैविक पदार्थ होता है, जैसे पशुओं का मलमूत्र हो गया, गोबर हो गई, सड़े गले पेड़ पौधों की पत्तियाँ हो गई, पेड़ पौधे हो गए, ये सभी किस में आते हैं, जैविक अपघटन में आते हैं। ठीक है, जैविक पदार्थों में आते हैं और इनके अपघटन से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे अपन खाद कहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो ह्यूमस होता है वो प्राप्त होता है। और इससे क्या लाभ है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ती है, पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक है, ये था खाद, है ना। फिर बात कर लेते हैं इनके टाइप्स की। तो ये 3 प्रकार का होता है खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद। जो गोबर की खाद होती है वो पशुओं के गोबर, मलमूत्र और चारे से प्राप्त होती है ना। और ये क्या है, सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है क्योंकि ये सस्ती और सुगम होती है ना। मिट्टी की संरचना में सुधार करती है, सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयोगी होती है। ये क्या इनसे क्या लाभ होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाती है, मिट्टी को खोखला बनाती है, पौधों की वृद्धि बढ़ाती है। ठीक है, गोबर की खाद। और कंपोस्ट खाद में क्या डिफरेंस है, पत्तियां, घास, सब्जियों के अवशेषों तथा घरेलू जैविक कचरे को सड़ाकर बनाई गई खाद को कंपोस्ट खाद कहते हैं। जैविक कचरे का पुनः उपयोग होता है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है और क्या लाभ है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पर्यावरण को स्वच्छ रखती है। फिर बात करते हैं अपन हरी खाद। हरी खाद क्या होती है, कुछ विशेष हरे पौधों जैसे सन, ढैंचा, मूंग आदि को खेत में उगाकर फूल आने से पहले मिट्टी में दबा दिया जाता है। इससे बनने वाली खाद को अपन हरी खाद कहते हैं। यानी जो खेत में जो पौधे उग जाते हैं उनको क्या करते हैं, कल्टीवेटर से हकाई करके मिट्टी में दबा दिया जाता है या कल्टीवेटर फेर दिया जाता है। तो क्या होता है, जो वो पौधे होते हैं उनसे जो हरी खाद बनती है ना, वो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती है और भूमि को उर्वर बनाती है। ठीक है, इससे क्या लाभ है, रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है। जो अपन ऊपर से जो खाद डालते हैं ना, फैक्ट्रियों में बनता है उर्वरक, है ना, उसकी आवश्यकता कम होती है और मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर होती है। ठीक है, तो खाद के बारे में पढ़ लिया अपन ने, खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद और हरी खाद। ठीक है, ये तीनों प्रकार की खाद है, इसमें आप देख सकते हो। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं अपन खाद और उर्वरक में अंतर की। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है, खाद ये जैविक पदार्थों से बनता है और उर्वरक ये कारखानों में बनाया जाता है। ये जो खाद होता है ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है और उर्वरक क्या करता है, पौधों को विशेष पोषक तत्व प्रदान करता है। ठीक है, हाँ, ये पौधों को फायदा देता है लेकिन मिट्टी को खराब कर देता है उर्वरक। ठीक है, और खाद में क्या होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ठीक है, ये पर्यावरण के लिए सुरक्षित होता है, जबकि उर्वरक अधिक प्रयोग से ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। खाद सस्ते होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं, है ना। आप सब जानते हो, जैसे गोबर का खाद है तो अपने खेतों पर या अपने जो पशु रखते हैं वहाँ पर भी प्राप्त होता है। उर्वरक क्या होता है, फैक्ट्रियों में बनता है और महंगा होता है ना। खाद से क्या होता है, धीरे धीरे लेकिन लंबे समय तक रहता है और उर्वरक क्या है, जल्दी प्रभाव में आ जाता है और लंबे समय तक नहीं रहता है। ठीक है, और इसके नुकसान भी होते हैं, है ना। फिर बात करते हैं अपन कृषि एवं फसल प्रबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण विषय, कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती में क्या होता है, जैसे जो अपन खेती करते हैं वो रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवार नाशकों का प्रयोग नहीं किया जाता है तथा जैविक खादों जैसे गोबर हो गया उनसे जो खेती की जाती है उसे अपन कार्बनिक खेती कहते हैं। यानी जो भी अपन मतलब पारंपरिक
तरीके से खेती करते हैं लगभग उसमें कार्बनिक खेती का अधिक प्रयोग किया जाता है। कार्बन मतलब जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका, लेकिन जो अब आधुनिक खेती कर रहे हैं उसमें केमिकल वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये कार्बनिक खेती में नहीं आएगी, है ना। कार्बनिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्रयुक्त खाद, है ना, गोबर की खाद होगी, कंपोस्ट खाद होगी, वर्मी कंपोस्ट खाद होगी, हरी खाद होगी, ये सभी कार्बनिक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग में आती है। इससे क्या लाभ है? मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, पर्यावरण प्रदूषण कम होता है और स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ प्राप्त होता है। भूमि की गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहती है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, है ना। फिर बात करते हैं अपन इसमें फसल कृषि एवं फसल प्रबंधन में अपन ने कार्बनिक खेती ऑर्गेनिक खेती पढ़ लिया। फिर पढ़ेंगे अपन सिंचाई, है ना। सिंचाई किसे कहते हैं? फसलों को आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से पानी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं, ठीक है। सिंचाई का महत्व है, बीजों के अंकुरण में सहायता करता है, पौधों की वृद्धि में सहायक होती है, पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती है, सूखे के प्रभाव से फसल को बचाती है। सिंचाई की आधुनिक विधियाँ, है ना। आधुनिक विधियों में क्या है? स्प्रिंकलर सिंचाई। इस विधि में पानी फव्वारे के रूप में खेत में छिड़का जाता है और पानी की बचत होती है और असमतल भूमि में उपयोगी है ना। स्प्रिंकलर यानी फव्वारे की सिंचाई। फिर बात करते हैं अपन ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई में क्या होता है? बूंद बूंद करके पौधों की जड़ों में पानी पहुंचाया जाता है। इससे क्या लाभ है? जल की सर्वाधिक बचत होती है, खरपतवार कम उगते हैं और पौधों को आवश्यक मात्रा में पानी मिलता है, ठीक है। तो सिंचाई की ये आधुनिक विधियाँ थी, है ना। आधुनिक मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रही है, प्राचीन पद्धति नहीं है। प्राचीन में तो क्या था? रहड़ था, चड़स था, है ना, जो अपने बाप दादा परदादा करते थे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन फसल पैटर्न की, है ना। किसी क्षेत्र में फसलों को उगाने की व्यवस्था को फसल पैटर्न कहते हैं। फसल पैटर्न से क्या लाभ होते हैं? इससे अंतर फसलीकरण होता है, फसल चक्र अच्छा रहता है और मिश्रित खेती की जा सकती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं अंतर फसलीकरण, है ना। एक ही खेत में दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित पंक्तियों में एक साथ उगाने की विधि को अंतर फसलीकरण कहते हैं। अंतर फसलीकरण जैसे अपन ने मक्का उगा दिया और मक्के के साथ में क्या मूंगफली उगा सकते हैं, क्योंकि मक्का तो बड़ा पौधा होता है और जो मूंगफली का होता है वो छोटा पौधा होता है। तो इससे क्या होता है? दोनों फसलें अपन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सोयाबीन प्लस मक्का हो गया, बाजरा प्लस अरहर हो गई ना। भूमि का उचित उपयोग होता है और अपन को जो किसान होते हैं उनको अच्छा लाभ होता है ना। एक बार में दो फसलें होती हैं तो लाभ हो गई है ना। फिर बात करते हैं कीटों और रोगों का प्रभाव कम होता है, कुल उत्पादन में वृद्धि होती है। फिर बात करते हैं अपन फसल चक्र। फसल चक्र में क्या होता है? एक ही खेत में विभिन्न मौसमों में अलग अलग फसलों को क्रमवार उगाने की प्रक्रिया को फसल चक्र कहते हैं। जैसे एक बार गेहूँ उगा लिया, इसके बाद अपन ने मूंग उगा लिया, फिर मक्का उगा लिया, फिर ऐसे ही कुछ मतलब दूसरी फसल मतलब चेंज होती रहनी चाहिए। इससे क्या लाभ होता है? इससे जो एक ही प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है ना, वो दूर हो जाती है ना। उर्वरता बनी रहती है, रोग एवं कीट कम होते हैं और उत्पादन में वृद्धि होती है, फसल भी अच्छी होती है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फसल सुरक्षा की। फसल सुरक्षा में क्या होता है? जो फसल को अपन कीटों, रोगों और जो अन्य बाहरी कारक होते हैं उनसे जो फसल की रक्षा की जाती है, फसल की सुरक्षा की जाती है, वो सभी फसल प्रबंधन में आती है।